तो दोस्तों बात करें तो काफ़ी सारे जो नए फ़ोन्स हैं ना वो अब लग रहा है लॉन्च होने वाले हैं। और इस लिस्ट में एक ऐसी कंपनी है जिसका हमने कभी नाम नहीं सुना था और कमबैक करने वाली इंडिया में, वो है लावा। यानी कि माइक्रोमैक्स के बाद बारी आ रही है लावा की। और लावा के लग रहा है कि काफ़ी सारे फ़ोन्स लॉन्च होंगे 5,000 से लेकर 20,000 रुपये तक की कीमत के। और क्या आप लोगों को मालूम है कि लावा के लगभग 4 नए फ़ोन्स आने वाले हैं जनवरी के महीने में। जी हाँ, एक ज़माने में लावा थी, वो इंडिया में काफ़ी अच्छे फ़ोन्स बनाती थी। उसका एक सब ब्रांड था जोलो, वो भी काफ़ी अच्छे फ़ोन्स निकालता था। लेकिन फिर माइक्रोमैक्स के जैसे लावा का भी जो तबाही थी वो हो गई और अब माइक्रोमैक्स ने कमबैक कर लिया। अब लावा की बारी है। अब देखते हैं क्या कर रहे हैं, वो भी पूरी तैयारी से कुछ ना कुछ कम करने वाले हैं। तो देखते हैं आने वाली स्थिति क्या रहती है। वैसे लावा के फ़ोन्स के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है कि BU नाम से कुछ होगा, 5-6 हज़ार रुपये के थोड़े सस्ते फ़ोन्स आएंगे। लेकिन अबाउट द टाइम, मतलब थोड़े टाइम के बाद आपको 10,000, 15,000, 20,000 तक के फ़ोन्स भी देखने को मिलेंगे। इतनी अभी इन्फॉर्मेशन है। और इसके साथ कुछ कुछ खबरें सुनने को मिली है, शायद जनवरी फरवरी में माइक्रोमैक्स भी अपना एक और नया फ़ोन लॉन्च कर सकती है, जो कि शायद थोड़ा फ्लैगशिप ग्रेड हार्डवेयर के साथ हो सकती है। यानी कि 15 से 20,000 में थोड़े हाई रिफ्रेश रेट, लिक्विड कूलिंग, ये सब होगा। फ्लैगशिप का मतलब ये नहीं कि आपको स्नैपड्रैगन 888 देखने को मिल जाएगा या डायमेंसिटी 1000+, ऐसा नहीं होने वाला। मीडियाटेक के किसी अच्छे प्रोसेसर पर हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले से एक अच्छा फ़ोन देखने को मिल सकता है। तो यार ये उसकी बात हो जाती है। इसके बाद चलिए बात करते हैं OnePlus के बारे में। अब OnePlus के बारे में बात करते हो, जो OnePlus 9 Lite है, ये एक नया फ़ोन हो सकता है OnePlus की कैटेगरी में। मतलब 9 सीरीज़ में 9 आएगा, 9 Pro आएगा, स्नैपड्रैगन 888 के साथ होंगे और 9 Pro के अंदर आपको 144 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। लेकिन जो OnePlus 9 Lite है, जिसका नाम पहले बताया जा रहा था OnePlus 9E, अब उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 865। ये फ़ोन भी मार्च में ही रिलीज़ होगा। 9 आएगा, 9 Pro, 9 Lite, और हो सकता है 9 Lite की कीमत 30 से 40,000 के बीच हो। 40 to 50,000 आपका 9 होगा और 50,000+ में आपका 9 Pro जाएगा। कुछ इस तरीके से कहानी चल रही है। इवन एक लीक से पता चला था जो IMX 766 या फिर सोनी का IMX 78 सीरीज़ का एक नया इमेज सेंसर है 50 मेगापिक्सल का, उसकी एंट्री 9 Pro में आपको देखने को मिलेगी, जिससे 9 Pro के अंदर जो इमेज की क्वालिटी है ना वो थोड़ी और इनहेंस हो जाए। ये भी चीज़ें देखते आने वाले टाइम में क्या रहता है। और अभी बात करें Mi 11 की, तो 28 दिसंबर यानी कि अगले ही हफ्ते जो Mi 11 है वो रिलीज़ होने वाला है। चाइना के अंदर रिलीज़ होगा, इंडिया में भी आएगा। ये स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और इस फ़ोन की जो प्राइसिंग है वो लीक हुई है, वो हुई है, मतलब लगभग इसकी जो इंडिया की जो प्राइसिंग हो सकती है, मतलब कि अराउंड 50,000 रुपीज़ के अराउंड गैस की जा रही है जो Mi 11 की प्राइसिंग होगी। और $700 to $800 की प्राइसिंग जो रहती है वो प्रेडिक्ट की गई है, मतलब एक लीक से पता चला है। अगर ये फ़ोन अगर 50,000 की रेंज में अगर वहाँ लॉन्च होता है और इसी प्राइस पॉइंट पे यहाँ आता है, लग रहा है थोड़ा सा महंगा होगा। लेकिन अगर फ़ोन के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स होते हैं और प्राइसिंग अगर 40-45 हज़ार तक अगर जाती है जब ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च हो, तब कोई खास कमाल बता सकता है। देखते हैं आने वाले टाइम में इसके अंदर क्या रहता है और क्या इंटरेस्टिंग फीचर्स आते हैं। अभी कुछ दिन बाद इसका जो लॉन्च है वो होने वाला है। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि 2020 में ही आपको स्नैपड्रैगन 888 पावर्ड वाला जो फ़ोन होता है ना वो देखने को मिल जाएगा। काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और इसी के साथ ही बात करें एप्पल की। एप्पल का आपको मालूम है कि अभी iPhone 12 रिलीज़ किया था। एप्पल की A14 बायोनिक चिप थी, जिसके अंदर 5nm की टेक्नोलॉजी पे बनी थी। काफ़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन अपकमिंग iPhone 14, 13 नहीं, इसके बाद जो अगला आईफोन आएगा ना उसके अंदर आपको 3nm की प्रोसेसर वाली जो चिप्स होती है ना वो देखने को मिलेंगी। मतलब क्या रहता है कि एक साल उन्होंने 5nm का चिप प्रोसेसर रिलीज़ कर दिया कि जो कि 5nm की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। अब 5 नैनोमीटर से ही इसकी टेक्नोलॉजी को थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करेंगे। करंट iPhone 13 में जो अब आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि करंट में जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसी को ही थोड़ा इन्हेंस करेंगे और वो आपको आने वाले समय में थोड़ा फ्यूचर में देखने को अच्छे से मिलेगा। मतलब iPhone 13 में एप्पल A14 का एक एडवांस वर्जन देखने को मिलेगा, उसे शायद A15 कहा जाएगा। लेकिन अपकमिंग जो A16 चिप होगी उसके अंदर 3nm की टेक्नोलॉजी की होगी और ये दुनिया का पहला ऐसा प्रोसेसर होगा जो कि 3nm को रीच करेगा। सरप्राइजिंगली 2022 तक का प्रेडिक्शन और 2022 में ये प्रेडिक्ट किया गया है कि शायद से जो इंटेल है वो 7nm बनाने लगे और 2022 में जो AMD है वो आपको देखने को मिले 5nm पे और उस ज़माने में लोग 3nm पे मूव कर जाएं। और एक ये भी हो सकता है कि जो इस तरीके से एप्पल की M1 चिप मिली ना तो अपने लैपटॉप्स के लिए भी वो 3nm वाली चिप्स बना ले। काफ़ी कमाल की चीज़ हो जाती है यार। देखते आने वाले टाइम में क्या रहता है। इसके साथ ही बात करें तो जो iQOO 7 है ना वो भी जनवरी में ही लॉन्च होने वाला है और उम्मीद है, मतलब इस बार उम्मीद है कि iQOO 3 के बाद iQOO 5 इंडिया में देखने को नहीं मिला, तो उम्मीद है कि iQOO 7 फरवरी में आपको देखने को मिल जाए। एक लॉजिक तो सिंपल से ये कहता है कि फरवरी 2020 में ही जो iQOO 3 था वो इंडिया में रिलीज़ हुआ था। उसके बाद से iQOO कंपनी की मतलब इंडिया में लॉन्च के मामले में तो शांत हो गया, लेकिन अपडेट्स वगैरह तो टाइमली प्रोवाइड कर रहा है और एंड्रॉयड 11 का भी जो अपडेट है वो उन्होंने रोल आउट कर दिया। तो
और लॉन्चेस के मामले में लोग शांत बैठे हैं। देखते हैं आईक्यू के अंदर क्या चीज़ देखने को मिलती है और देखते हैं iQOO 7 किस टाइप का फ़ोन होता है, उसकी प्राइसिंग क्या रहती है। वैसे iQOO 7 के बारे में बात करें तो जो लीक्ड स्पेसिफिकेशन है वो ये है कि इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 888 SoC देखने को मिलेगा, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले और 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। स्नैपड्रैगन 888 के बारे में बात करूँ ना तो मतलब एक अच्छा प्रोसेसर होने वाला है। इसकी कीमत लगभग 40,000 के अराउंड इस फोन की कीमत हो सकती है। लेकिन iQOO 3 के अंदर जो थोड़ी कमियां थी वो शायद इसमें फिक्स की जाए, जैसे स्टीरियो स्पीकर्स दिए जाए, हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले जो कि यहाँ पे बोला गया 120 हर्ट्ज का, और जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आएगा, और 120 वॉट की चार्जिंग देखने को मिले। तो कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी। सिर्फ एक जो चीज़ यहाँ पे जो लग रहा है जो iQOO के अंदर इस बार जो कमी छूट सकती है वो होगी हेडफोन जैक की। iQOO 3 के अंदर हेडफोन जैक देखने को मिलता था, iQOO 7 में हेडफोन जैक हटने वाला है यार, ये बात हो जाती है। देखते हैं जनवरी फरवरी में इसका जो लॉन्च प्रिडिक्ट किया गया। इंडिया लॉन्च के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर ये फोन BIS पे लिस्ट होता है ना, काफ़ी कमाल की बात होगी। और इसी के साथ ही बात करें तो जो सैमसंग है ना, उसके Exynos 2100 से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। चलिए आपको बताता हूँ। Exynos 2100 जो होने वाला है ना, उसकी जो बेंचमार्किंग स्कोर है ना वो स्नैपड्रैगन 888 से ज़्यादा निकल रहा है। ये र्यूमर है, मतलब एक र्यूमर कहता है कि स्नैपड्रैगन वाला प्रोसेसर है वो तेज हो गया है, और एक र्यूमर कहता है सैमसंग तेज हो गया। मतलब कभी सैमसंग आगे कभी स्नैपड्रैगन पीछे हो जाता है, और कभी स्नैपड्रैगन आगे तो कभी सैमसंग पीछे। अब बात आती है कि आखिर दोनों में से फास्ट कौन सा है, क्योंकि बात की जाए तो सैमसंग अगर हम Exynos बात करें वो एक अच्छी चिप थी, वो फास्ट थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, उसके अंदर आपको हीटिंग देखने को मिलती थी और बैटरी लाइफ इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती थी जो आपको स्नैपड्रैगन में देखने को मिलती थी। और यही जो प्रॉब्लम है ना मीडियाटेक के प्रोसेसर के साथ है, वो थोड़ी सी हीट ज़्यादा निकालते हैं और उनके अंदर आपको बैटरी लाइफ उतनी अच्छी नहीं जितनी स्नैपड्रैगन में थी, इसलिए हमेशा स्नैपड्रैगन आगे निकल जाता था। अगर ये चीज़ अगर Exynos 2100 के साथ फिक्स अगर हो जाए, काफ़ी कमाल की चीज़ होगी। और फिर देखते हैं क्या होता है, आगे की कहानी क्या रहती है, यहाँ पे आपको क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। देखते हैं स्नैपड्रैगन 888 आगे निकलता है कि Exynos 2100। कुछ लोग कह रहे हैं स्नैपड्रैगन 888, कुछ लोग कह रहे हैं Exynos 2100। एक महीने की बात है, अगले महीने तक सैमसंग का गैलेक्सी S21 आ जाएगा, 14 जनवरी को लॉन्च है। उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इसी के साथ ही बात करें तो जनवरी के लिए एक और लॉन्च है जो ऑलमोस्ट कंफर्म हो रखा है, वो है Realme X7 का। Realme से हिंट मिल चुका है। Realme के अंदर जो सपोर्ट पेज आता है वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिल रही है कि Realme X7 X7 Pro लिस्ट हो चुके हैं। X7 भी इंडिया में आने वाला है, X7 Pro भी आने वाला है। थोड़े से डिले हो गया, लेकिन जनवरी में आपको जो फ़ोन है वो डेफिनेटली देखने को मिलने वाले, 5G इनेबल चिपसेट्स के साथ आने वाले हैं। और Realme ने प्रॉमिस कर दिया कि डेमोक्रेटाइज करेंगे 5G को, यानी कि अफोर्डेबल 5G फोन वो सबसे पहले लेके आएंगे। देखते हैं क्या रहता है, इस बात में कितनी सच्चाई रहती है। इसी के चक्कर में जो Xiaomi है ना वो अपना Mi 10i पे पहले लेके आने वाली, 5 जनवरी को उसका लॉन्च है। इन सब के बीच में लड़ाई होगी। मेरे को लग रहा है कि Mi 10i की प्राइसिंग लगभग Realme X7 या X7 Pro की प्राइसिंग के आसपास हो सकती है यार, ये चीज़ें हैं। और चलिए इसके बारे में एक और बात करते हैं। फाइनली जो रिलायंस है ना, जो जियो फ़ोन था, वो हो सकता है अभी आपका एक नया वर्जन देखने को मिले जियो फ़ोन का फर्स्ट क्वार्टर में 1000 रुपये की कम कीमत में, और उसके अंदर आपको मतलब आपको बेसिक फ़ोन ही देखने को मिलेगा। 4G इनेबल्ड होगा, कोई 5G नहीं होगा, ना ही कोई स्मार्टफोन होगा। जो करंट में जो जियो फ़ोन चल रहे थे ना उसी का एक अपग्रेडेड वर्जन होने वाला है, शायद 999 रुपये की कीमत रखी जाएगी। बेसिक कम तो यही है उसका। तो एक नया जियो फ़ोन के अंदर एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये मॉडल पहले रिलीज़ किया जाना था, लेकिन सप्लाई चेन इशू के कारण 2020 में जो मॉडल है वो रिलीज़ नहीं हुआ, और 2021 की स्टार्टिंग में आपको चीज़ देखने को मिलेगी। तो यार ये एक फाइनल रिपोर्ट खत्म हो जाती है। चलिए बात करते हैं आप लोगों के कुछ कमेंट्स के बारे में। तो जो पहला कमेंट है ना वो है यश जाटव भाई को, पूछ रहे हैं कि इन टुडेज वीडियो यू वाज टेल 786 डू नॉट सपोर्ट हाई FPS इन गेमिंग बट X7 Pro इज कमिंग विद MediaTek 1000 प्रोसेसर, सो डज इट सपोर्ट हाई FPS गेमिंग। देखो MediaTek Dimensity 1000 प्लस जो है ना वो एक कैपेबल चिपसेट है, हाँ वो सपोर्ट कर सकता है। ये चीज़ डिपेंड करती है GPU के ऊपर। अगर GPU किसी भी प्रोसेसर का अगर ज़्यादा फास्ट है तो वो ज़्यादा FPS में गेमिंग करवा सकता है। स्नैपड्रैगन के मेजॉरिटी प्रोसेसर में जो GPU उतना फास्ट होता नहीं है, उसको ओवरक्लॉक करना पड़ता है, फ़ोन को रूट करना पड़ता है, या फिर आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, तभी आपको हाई FPS मिल पाता है। कई सारे इंटरनेट पर बेंचमार्क्स वगैरह मौजूद है जो बताते हैं कि ऑलमोस्ट 765G है ना 60 या 65 FPS पे कैप हो जाता है। 100 FPS से 90 FPS के ऊपर कुछ ही SoCs जा पाई है, 855 प्लस 865 प्लस और अपकमिंग स्नैपड्रैगन 888। इवन Exynos भी कुछ केसेस के अंदर आपको हाई FPS में गेमिंग करवा सकता है। MediaTek Dimensity 1000 करवा देगा, एक बार उसके फ़ोन आ जाने दो, फिर एक बार क्लियर हो जाएगी कि कितने अच्छे तरीके से करवा पा रहा है और स्नैपड्रैगन 865 और स्नैपड्रैगन 888 के कितना नज़दीक है।
ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके साथ ही फ़ोन रिपोर्ट का सवाल है कि ब्रो अगर आपको अभी 15,000 की रेंज में फ़ोन लेना हो तो आप कौन सा फ़ोन लोगे? 15,000 की रेंज में मेरे को कोई फ़ोन लेना हो तो यहाँ पे मैं लूँगा Realme Narzo 20 Pro। बेसिक रीज़न उसका ये है कि वहाँ पे आपको हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले मिल जाएगा, थोड़ी बहुत स्मूथ एनिमेशंस मिलेंगे, कैमरा ठीक ठाक मिल जाएगा। वैसे मेरे को कैमरे से इतना लेना देना नहीं है, पर परफॉर्मेंस मेरे को ठीक ठाक चाहिए रहती है मेन फ़ोन में, तो वो बात हो जाती। तो G95 एक अच्छा प्रोसेसर है, और बाकी मेन रीज़न है कि उसमें 65 वाट की जो चार्जिंग मिल रही है वो मुझे पसंद है कि हाल फ़ोन निकालो, चार्ज करो, फिर काम करो। तो 15,000 रुपये में 65 वाट की चार्जिंग मिल रही है नार्जो में, तो मेरी चॉइस तो वो होगा। और अगर मेरे को कैमरा ज़्यादा प्रायोरिटी हो तो यहाँ पे मैं फिर F41 या M21 के ऊपर मूव करूँगा, अगर मेरी प्रायोरिटी कैमरा ज़्यादा रहती है। पर ओवरऑल मेरे को यहाँ पे नार्जो थोड़ा पसंद आया था, Narzo 20 Pro। तो दोस्तों ये हो जाते हैं आपके सवाल। तो आज के शो में बस इतना ही। अगर वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपका भी ऐसी कोई कमेंट है तो नीचे कमेंट सेक्शन खोलो, जो पूछना पूछ सकते हो। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन में। गुड बाय।